नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लव विथ विभोर। तो हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने बात करी थी इंडेमनिटी के बारे पर। हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा था कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था कि व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंसेस। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडेमनीफायर की एंड इट्स डिस्चार्ज की। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर एंड डिस्चार्ज की, तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो पर एक चीज कवर करी थी जो थी नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। राइट, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर हमने पिछली वीडियो पर देखा था। दे आर इक्वल टू लायबिलिटी को आप ड्यूटी भी बोल सकते हो काइंड ऑफ, राइट। लायबिलिटी इज अ ड्यूटी एज वेल, ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफायर जो इक्वल टू होती है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने सेक्शन 125 पढ़ा था, याद है? तो हम लोगों ने सेक्शन 125 पढ़ा था। तो जो 125 हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इंडेमनिटी होल्डर के 3 राइट्स होते हैं। तो जो आपकी इंडेमनीफायर की ड्यूटीज होंगी वो भी 3 ड्यूटीज के ऊपर बधा होगा, राइट। हमने 3 ड्यूटीज की बात वहां करी थी, अगर आपको याद होगा तो। जो हमारी पहली पहली ड्यूटी थी वो थी ये पहली राइट थी राइट ऑफ, देखो हम अगर राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर को समझेंगे तो एट द सेम टाइम हम समझ जाएंगे ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफायर। जो हमारा टॉपिक है ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफायर, हम राइट्स की बात बाद में करते हैं, पहले हम ड्यूटी से चलते हैं क्योंकि हमने इसको पढ़ा है। तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या है? हमने पहला राइट बोला था राइट टू रिकवर डैमेजेस, अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 125, राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर कोई इंडेमनिटी होल्डर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है और उसको डैमेज पे करने पड़ते हैं, तो जो डैमेज वो पे कर रहा है उसका राइट बनता है कि वो इंडेमनीफायर से उन डैमेजेस को क्लेम कर सके। और ये पहली ड्यूटी बनती है इंडेमनीफायर की कि वो उन डैमेजेस को पे करे। तो राइट ऑफ टू रिकवर डैमेज इज इक्वल टू ड्यूटी टू पे डैमेजेस। इसको अगर आप बोल दो ड्यूटी टू पे डैमेजेस, ये है आपका पहला ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफायर। ठीक है, हम बात करेंगे सेकंड की। हमने क्या कहा था? सेकंड ड्यूटी इज राइट टू रिकवर कॉस्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि अगर कोई केस फाइल करता है, उस केस में कोई कॉस्ट मुझे देनी पड़ती है, वकील का खर्चा, या अगर कोर्ट कोई कॉस्ट इंपोज कर देती है तो वो भी रिकवर करा जा सकता है। तो अगर राइट टू रिकवर कॉस्ट है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, तो इंडेमनीफायर की ड्यूटी बनती है ड्यूटी टू पे कॉस्ट्स। सिमिलरली जो हमारा तीसरा राइट था वो था राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। तो हमने कहा था कि अगर ए बी और सी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इंडेमनिटी का और बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट करा है, वो ब्रीच हो जाता है, तो एक की अब ड्यूटी बनती है वो बी को पे करे। पर बी और सी ने कोर्ट जाने की बजाय आपस में सेटलमेंट कर लिया। अब सेटलमेंट में जो बी ने सी को पैसा दिया, तो जो बी है वो ए से उस पैसे को क्लेम कर सकता है, ये बी का राइट है। तो ये राइट है, तो साथ ही इसकी जो ड्यूटी बनेगी, अंडरलाइंग ड्यूटी बनेगी इंडेमनीफायर के ऊपर, वो बनेगा ड्यूटी टू पे सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। सेम चीज, कोई डिफरेंस यहां पर को नहीं है। सो अगर हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज की, तो ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर इंक्लूड ड्यूटी टू पे डैमेजेस, ड्यूटी टू पे कॉस्ट एंड ड्यूटी टू पे सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। 125 जो सेक्शन है वो यहां अप्लाई हो रहा है। अब ऐसा है कि हमने जब बात करी थी हमने देखा था कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट तो दिए थे, बट इंडेमनीफायर के राइट कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं दिए हैं। तो क्या इंडेमनीफायर को राइट्स भी होते हैं? तो क्वेश्चन इज, क्या इंडेमनीफायर के कोई राइट्स होते भी हैं या नहीं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इस बारे में कंप्लीटली साइलेंट है, उसने कुछ बोला ही नहीं। जब हमने बात करी थी राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की, तो हमने देखा था कि इंडेमनिटी होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने 3 राइट दिए हैं: राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट टू रिकवर सम पेड अंडर ये कॉम्प्रोमाइज, एंड राइट टू रिकवर कॉस्ट।
बट इंडेमनीफायर की राइट तो दिए ही नहीं थे, तो क्या इंडेमनीफायर के पास भी वो राइट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? अब इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, अब जो पहला राइट होता है इंडेमनीफायर के अंदर, जो पहली चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो राइट इंडेमनीफायर को मिले हैं, वो मिले हैं अंडर अ केस जो है जसवंत सिंह वर्सेस द स्टेट। सेक्शन ऑफ द स्टेट के नाम से भी कहीं आपको केस मिल जाएगा, वन ऑफ द स्टेट के नाम से केस मिलेगा। और चेक करना क्यों क्रिमिनल केस वाला भी एक केस है, क्योंकि जब हम क्रिमिनल केस करते हैं तो अलग अलग नाम से मिल जाएगा, तो उस केस को ढूंढ लेना, क्योंकि आपको इजीली केस अवेलेबल ऑनलाइन मिल जाएगा। जसवंत सिंह वर्सेस सेक्शन ऑफ द स्टेट या द स्टेट के नाम से ये केस आपको ऑनलाइन अवेलेबल इजीली है, इसको आप जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंडेमनीफायर है, हमने देखा था इंडेमनिटी होल्डर के तो राइट हैं, बट जो इंडेमनीफायर है उसकी राइट की बात कहीं नहीं कही है। तो कोर्ट ने कहा था कि जो इंडेमनीफायर है इसके राइट विल बी सेम एज द राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। अब जो श्योरिटी क्या होता है, आप ये सोचोगे, जो श्योरिटी होता है इसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे गारंटी। ठीक है, तो इस श्योरिटी का जो टर्म है इसको हम गारंटी पर डिटेल पर समझेंगे। अब ये समझ लो कि गारंटी का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और श्योरिटी होती है, श्योरिटी एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो किसी के बिहाफ पर एक श्योरिटी दे रहा है कि हाँ अगर ये पे नहीं करेगा मैं पे कर दूंगा। सपोज बी ने ए से लोन लिया, तो ए बी को लोन नहीं दे रहा है, ए कह रहा है मुझे कोलेट्रल दे तब तेरे को लोन दूंगा, मतलब अपनी को जमीन गिरवी रख तब तेरे को लोन दूंगा। बी कहता है मेरे पास जमीन है ही नहीं। सी जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो कहता है कि अगर बी तेरे को वापस पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। तो इस केस में जो सी है वो श्योरिटी है। ठीक है, एक जनरल समझने के लिए समझ जाओ, बाद में इसको हम डिटेल पर समझेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो जो श्योरिटी है इसके जो राइट होते हैं इंडेमनीफायर के भी जसवंत सिंह के केस के हिसाब से सेम राइट होंगे। अब ये राइट क्या क्या है इनको हम समझते हैं। जो पहला राइट है इंडेमनीफायर के पास वो है राइट टू सू थर्ड पार्टी। राइट टू सू थर्ड पार्टी, ये पहला राइट है। अब इसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम समझते हैं। अब हमने क्या कहा था, हमने जब हम पढ़ रहे थे इंडेमनिटी और इंडेमनिटी को, हमने कहा था ए ने बी के साथ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी अगर सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो अगर कोई लॉस होगा तो ए उसको भरपाई करेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो डैमेज कब हो सकता है, आइदर बाय हिज ओन एक्ट और बाय द एक्ट ऑफ अदर्स। अब लेट अस से ए एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि बी की गाड़ी को अगर कोई डैमेज होता है तो ए बी को पे करेगी विद रिगार्ड टू द डैमेज ऑफ द कार। अब बी ने अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क करी थी, सी जो है वो नशे की हालत पर बड़ा सा ट्रक लेकर के आया और ट्रक ला करके उसने बी को ठोक दिया। एक पार्क गाड़ी को सी ने आकर के टक्कर मार दी और गाड़ी कंप्लीटली टूट गई। अब जब गाड़ी कंप्लीटली टूट गई, इसमें बी की गलती को थी नहीं, बी ने तो कोई काम करा ही नहीं था, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बी ए से पैसे क्लेम कर सकता है। अब ए तो बी को पैसे देगा क्योंकि बी ने गाड़ी खरीदी थी ए के कहने पर कि वो इंडेमनिटी के हिसाब से पूरा काम करेगा, पर अब गाड़ी टूट चुकी है और वो टूटी है सी की वजह से, जिसमें न ए का कोई रोल है न बी का कोई रोल है। सी नशे पर आया, गाड़ी पार्किंग पे थी, सी ना करके तोड़ दी। तो अब इसमें बी ए क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या सी को जाने दिया जाए, सी की कोई लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए। तो बी ने तो ए से पैसा मांग लिया, बी का तो जो गाड़ी का खर्चा था पूरा निकल गया, बी का तो मतलब रहा नहीं कुछ, उन्हें गाड़ी लेके आ जाएगा। पर सी ने जो गाड़ी तोड़ी है, अब ए क्या करेगा, ए ने जो पैसे बी को पे कर रहे हैं, ए उन पैसे को सी से क्लेम करेगा। जो बी की गाड़ी थी, इस गाड़ी के जो राइट्स बी के थे, ये राइट चले गए ए के पास। ठीक है, तो राइट टू सू थर्ड पार्टी, ए थर्ड पार्टी को सू कर सकता है फॉर द डैमेजेस डन बाय देम, और वहां से अपना जो पैसा इसने बी को दिया है उसे क्लेम कर सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जनरली यही करती हैं। अगर आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करते हो और किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से दिक्कत निकल करके आई होती है, तो थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस कंपनी सू करेगी आपको पैसा देने के बाद। जो राइट है, राइट टू सू, तब मिलेगा जब आप पैसे दे चुके होगे। ठीक है, सेकंड जो राइट है वो है राइट टू पे कंपनसेट लॉसेस विच आर कवर्ड अंडर डीड। तो ये क्या है, इसको हम समझते हैं। राइट टू
कंपनसेट, इसको मैं ऊपर कर लूं जरा, राइट टू कंपनसेट फॉर लॉसेस कवर्ड अंडर डीड। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, इसका मतलब क्या है इसको हम समझेंगे। राइट टू कंपनसेट फॉर लॉसेस कवर्ड अंडर डीड। अब सोचो, एग्जाम्पल लेकर चलो। हुआ क्या, ए ने बी के साथ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट करा है। अब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बताऊंगा, और यहां पर को सी है, बी ने सी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इंडेमनिटी का, ये कहते हुए कि बी तू एक काम कर, तू तेरे पास एक यहाँ एक फैक्ट्री पड़ी है, खाली फैक्ट्री पड़ी है, इस फैक्ट्री को तू रेंट पे ले ले, और इस फैक्ट्री पर तू सी से बारूद मंगा, और उस बारूद को मंगा करके यहाँ उसका बिजनेस कर, बारूद को सप्लाई कर, बारूद का जो बिजनेस है वो कर। अगर इस प्रोसेस पे तेरे को कोई लॉस होता है तो मैं तुझे कंपनसेट करूंगा। तो अब बी ने क्या करा, जो सी है वो बारूद का सप्लाई करता है फॉर एग्जाम्पल, तो सी ने बी को बारूद सप्लाई करा जिसका वैल्यू थी 10 लाख रुपए। बी ने सी को 10 लाख रुपए दिए, और 10 लाख रुपए का जो बारूद था वो सी से खरीदा। ठीक है, तो जो सी से 10 लाख रुपए का बारूद इसने खरीदा है, उसने ए को बताया कि मैंने 10 लाख रुपए का बारूद खरीद लिया है और इसको फैक्ट्री पर रख लिया है। अब इसी बीच यहाँ पर को दिवाली आने वाली थी, और बी ने देखा कि डी जो है पटाखे बेच रहा है, तो बी ने सोचा कि मैं बारूद बेच ही रहा हूँ तो क्यों ना पटाखे भी बेच दूं। तो बी गया और बी एफ से जाकर के 15 लाख रुपए के पटाखे लेकर के आ गया। इसने कहा धंधा अच्छा लग रहा है, पटाखे ले आता हूँ। इसने कहा गोदाम में बारूद ही रखा है, कोई बात नहीं पटाखे भी रख देता हूँ। तो इसने यहाँ पटाखे रख दिए। अब इसमें कोई पटाखा ऐसा था जो कुछ हैंड बॉम्ब टाइप था या कोई भी चीज़ थी जो गर्म गर्म होने की वजह से फटा। जब वो हल्का सा फटा, उसने हल्की बारूद पे चिंगारी भेजी, इस बारूद ने जलना शुरू करा और पटाखे जो थे आसपास रखे हुए सब जलने लगे, और पूरा जो फैक्ट्री थी इसके अंदर लग गई आग, और पूरा पूरा सामान जो था वो हो गया डिस्ट्रॉय। कंप्लीटली सामान जा चुका है। जब सामान चला गया, अब बी जा रहा है ए के पास कि तू मुझे 25 लाख रुपए दे, क्योंकि मेरा 25 लाख का लॉस हो गया, 15 लाख के पटाखे, 10 लाख का बारूद। तो क्या ए को अब बी को 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ए का राइट है टू कंपनसेट ओनली फॉर द लॉस कवर्ड अंडर द डीड। डीड क्या थी दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डीड ये थी कि बी बारूद लेकर के बारूद बेचेगा या खरीदेगा, और बी ने 10 लाख के बारूद लिए थे, पटाखे की कोई बात नहीं हुई थी। तो ए सिर्फ और सिर्फ लायबल है पटाखों के लिए, उसके ऊपर का जो डैमेज हुआ है उसके लिए बी लायबल नहीं है, ए लायबल नहीं है। बी को उस लायबिलिटी को कहीं और से पूरा करना पड़ेगा। दिस इज द जनरल लॉ। अब इसमें एक केस है विच इज रामास्वामी वर्सेस मुथु कृष्णा। रामास्वामी वर्सेस मुथु कृष्णा। इस केस में भी सेम चीज हुई थी। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट था, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच पर, वो बात करता था एक फिक्स्ड अमाउंट की, जो डैमेज हो रहा है उस अमाउंट की। तो जो बी है उसने उस फिक्स्ड अमाउंट का जो डैमेज था उससे ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया था ड्यू टू लॉसेस। तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि नहीं, ए विल इन नो वे पे यू मोर देन व्हाट इज अफर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट जो वादा किया है उतना ही पूरा करेगा, उसके ऊपर वो कुछ नहीं करेगा। उसके ऊपर आपकी गलती, आप देखो, जो आपसे वादा, जो आपसे काम कहा गया था, उसके बाहर जाओगे तो उसका लायबिलिटी भी आपकी है। अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ करा होता कि वो 10 लाख के बारूद लेकर के बेचेगा और ये 20 लाख का बारूद ले लेता और वो जल जाता, तो ए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के बारूद तक का ही लायबल है, बाकी 10 लाख के लिए लायबल नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है। दिस इज योर लॉ ऑफ second right is right to compensate for anything that is available in the deed. The third right is right to subrogation. Right to subrogation. सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि आप सब्रोगेट कर देते हो। सब्रोगेट मदर आपने सुना होगा, अपने सब्रोगेशन टर्म बाद में पढ़ोगे जब आप कभी बैंकिंग इंश्योरेंस लॉ पढ़ोगे या आप आगे पढ़ोगे, बट सब्रोगेशन को मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड क्या होता है। जो हमने भी एग्जाम्पल लिया था ऊपर यहाँ पर को ये वाला श्योरिटी वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, नहीं हमने एग्जांपल लिया था अभी एक थोड़ी देर पहले, हाँ ये वाला एग्जांपल जो लिया था, राइट टू थर्ड पार्टी। तो दिस इज सब्रोगेशन बेसिकली। तो सब्रोगेशन का मतलब क्या है,
इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। वेट, ए ने बी और सी की ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेम केस है कि तू सी से कोई गुड्स लेगा और तू उन गुड्स को जा करके बेचेगा। ठीक है, कपड़े हैं फॉर एग्जांपल, बी सी से कपड़े खरीद करके कपड़े बेचेगा और उसके बदले उसको 10 लाख रुपए देगा। कोई लॉस होगा बिजनेस के ऊपर ड्यू टू जलने से या कपड़े खोने से या कपड़े फटे होने से या कोई सिमिलर लॉस, वो ए भरपाई करेगा। होता क्या है कि बी कपड़े लेकर के आता है और 10 लाख रुपए सी को पे कर देता है। तो अब यहाँ पर को क्या हुआ, जैसे ही कपड़े लेकर बी आता है, जो डी है वो बी के इन कपड़ों को चोरी करके भाग जाता है। बी बोलता है मेरे कपड़े चोरी हो गए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो ए अपनी जेब से 10 लाख रुपए निकालता है और बी को दे देता है। अब ए ने बी को 10 लाख रुपए दे दिए, तो बी की जो लायबिलिटी है वो हो गई खत्म। अब यहाँ लगा था सीसीटीवी कैमरा, उसमें सबका सब रिकॉर्ड हो गया कि डी कैसे आया, उसने चोरी करी है, चोरी करते हुए कहाँ जा रहा है, और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। पुलिस ने डी को पकड़ा और जो कपड़े थे चोरी हुए थे गोडाउन में जाकर के उन कपड़ों को सीज कर लिया। तो अब जो कपड़े थे इन कपड़ों पर राइट बन जाएगा ए का। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, दिस इज राइट टू सब्रोगेट। अब क्या है, क्योंकि अब पर्पस क्या है, देखो कपड़े मिल गए, पुलिस वाले आएंगे बी के पास, भाई तुम्हारे कपड़े मिल गए, तो तुम्हारे कपड़े वापस ले लो। अब बी ने 10 लाख रुपए भी ले लिए और 10 लाख के कपड़े भी ले लिए, तो बी को 10 लाख का फायदा हो गया बिना किसी मतलब का। तो ये तो लॉ होने देगा नहीं, है ना, क्योंकि तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए कि ऐसी गड़बड़ी ना हो, जो बी का राइट था इन कपड़ों के ऊपर, वो राइट ट्रांसफर हो जाता है ए के पास। दिस इज योर राइट टू सब्रोगेशन, कि बी की जगह ए ले लेगा। ये कपड़े जो थे, जैसे ही ए ने बी को पे कर दिया, जब तक पे नहीं करा है कपड़े मिल गए, कपड़े बी के हैं, पर जैसे ही ए ने बी को पे कर दिया सारे कपड़े हो गए ए के। दिस इज योर राइट टू सब्रोगेशन। ठीक है, तो 3 राइट और 3 ड्यूटी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमको देखना है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक विच टॉक्स अबाउट द डिस्चार्ज। आपने कॉन्ट्रैक्ट, अब डिस्चार्ज देखो, इंडेमनिटी से आप कैसे डिस्चार्ज हो सकते हो। आपने डिस्चार्ज अभी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डिस्चार्ज पे क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्चार्ज। हमने इन चीजों को अभी अभी पढ़ा था, इन चीजों को देखा था। ठीक है, आपने भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर पर इसको पढ़ा है। तो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, जो पहला डिस्चार्ज होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो होता है परफॉर्मेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली परफॉर्म कर दो, फुल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। वही सेम कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का है। ए ने बी से कहा कि तू सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, खाने का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर, और कोई लॉस होगा तेरे को तो मैं भरपाई करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है इन लोगों के बीच पर। अब होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, 5 तारीख, आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। बी जाता है सी के वहां जाकर खाना बनाता है, सी के वहां पार्टी होती है, वो लोग खाना खाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बना होता है, खाना खाकर सब खुश। सी बी को पैसा देता है और सब अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर को तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, ए की लायबिलिटी इज खत्म। अब ए का बी के साथ कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सी के साथ एंटर करने के लिए, इंडेमनिटी की बात करी थी, वो अब पूरा पूरा खत्म हो चुका है। देन इस केस पर ए की अब कोई भी लायबिलिटी नहीं बचती। दिस इज योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट डिस्चार्ज। ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम इस लायबिलिटी इन दिस केस। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, विच टॉक्स अबाउट सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। आपने अगर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। अब सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है उसको हम समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट में सपोज 2 चीजें कही गई हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक घर बनाओगे, और लेस इंपॉर्टेंट है कि आप घर को बनाने के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे उसका रजिस्ट्रेशन करोगे। आप जाकर घर बना दो, आपने उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे घर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आपने सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, आपने घर का जो मेन पार्ट था परफॉर्म कर दिया। वो तो कोई भी जाकर रजिस्टर करा दे, वो बड़ी बात नहीं है, बट आपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का, आप ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, पर आपने सब्सटेंशियली कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो पूरा कर दिया, आपने घर बना दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं है डेट, किस डेट तक आपको जाकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में करना है, आप नहीं कर रहे हो, बाद में करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, नहीं कर रहे हो, कोई डेट दी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो सी आपको सू कर रहा है, आप बोलोगे मैं तो अपना काम रिसर्च पूरा कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटेंशियल पार्ट में पूरा कर चुका हूँ, मैं अब रजिस्टर करने बाद में करूंगा 10 साल के बाद जब मेरा मन करेगा, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, क्या करना है कर ले, कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ कहता ही नहीं उस बारे पर, है ना। अगर ऐसा कोई कंडीशन निकल करके आती है
कि जहाँ पर को सब्सटेंशियली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जा रहा है और उसके बाद अब आप सेकंड पार्ट जो रजिस्ट्रेशन का है उस घर के नहीं कर रहे हो, तो अब क्या होगा, राइट? तो अगर सू करेगा तो उस केस में अब सू कर सकता है, बट आप बोलोगे डेट नहीं दे रखी है, बाद में करूंगा, वो खुद जाकर करा के ले आए, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ए जो है वो इस लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। दिस इज योर सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ भी डिस्चार्ज ए की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी अगर सब्सटेंशियल पार्ट इंपॉर्टेंट है और डिस्चार्ज करना है और दूसरी पार्टी से सू कर रही है और कोई डैमेज निकल करके आता है, देन ए विल बी लायबल फॉर दोस डैमेजेस। बट कोई सू नहीं करता है, सर जो हमने एग्जांपल लिया इसमें कोई ग्राउंड बनता नहीं सू करने का, तो ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटीज। तो अब ए की कोई लायबिलिटी यहाँ नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन विच इज नॉन परफॉर्मेंस। पर तो परफॉर्म कर दिया, फिर कम परफॉर्म करा, अब बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, नॉन परफॉर्मेंस स्लैश मटेरियल ब्रीच, मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा क्या होता है, हमने फिर सेम एग्जांपल लेते चलेंगे केटरिंग वाला, वो एग्जांपल बेस्ट है समझने के लिए इन कंडीशंस को, क्योंकि बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की क्या है कि बी सी की बेटी की शादी पर खाना बनाएगा और पूरा खाने का इंतजाम करेगा एज अ केटरर, और ए ने इंडेमनिटी दी है बी को कि कोई लॉस होगा तो वो ध्यान रख लेगा। अब होता क्या है कि 5 फरवरी जो आज की डेट है, 5 फरवरी 2024, आज के दिन जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस का दिन निकल करके आता है, बी जा रहा होता है करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बट रास्ते में पहाड़ गिर जाता है और बी सी के पास पहुंच ही नहीं पाता है। नाउ इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, या कोई और कारण हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, गाड़ी पलट गई, जाम लग गया, टाइम पर भी नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कोई मटेरियल ब्रीच हो गया। तो इसमें बी जा रहा था करने के लिए बट जा नहीं पाया किसी कारण से, जो कारण मानना है मान लो, लाइक नॉट टेक इट टू एक्ट ऑफ गॉड, बिकॉज एक्ट ऑफ गॉड में फिर थोड़ा सा हिसाब किताब चेंज हो सकता है। बट अगर आप देखो कि बी जा रहा है, जाम लग गया, टाइम पे नहीं पहुंचा, बी को दिन पहले चले जाना चाहिए था, इन्हें कहा तो पहले चले जा, जो मतलब इन्हें कुछ नहीं कहा, बी जा रहा है, नहीं जा पाता, नहीं पहुंच पाता, या कुछ हो जाता है रास्ते पर, नहीं पहुंच पाता, चोट लग जाती है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई भी चीज़ हुई और बी नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। तो इस केस पर जब नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है तो अब ए की लायबिलिटी पूरी बनती है। अगर सी बी को सू करता है, बी गया था नहीं पहुंच पाया, तो जो डैमेज देने पड़ेंगे ए को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर को ए की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज तब होगी जब ए बी को पूरा पे करेगा, राइट? दिस इज योर मटेरियल ब्रीच वाला केस। अब फोर्थ केस है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसका आंसर आप मेरे को दोगे अब, ठीक है? इसको हम वीडियो खत्म करेंगे, इसका आंसर मेरे को आप दोगे। तो हमने कहा नॉन परफॉर्मेंस पर केस ये पड़ा कि बी नहीं जा पाया, सी ने बी को सू करा, अब ए बी को पैसे पे करेगा और यहाँ हम गेम बंद कर देंगे। बट एंटीसिपेटरी ब्रीच पर क्या है, ए ने भी सेम कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट है, और आज भी सी को फोन करके बोल दे कि नहीं मुझसे नहीं आया जाएगा, यहाँ मौसम खराब हो गया, बर्फ पड़ गई है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बर्फ की वजह से मैं आपके पास उस दिन तक सामान लेकर नहीं आ पाऊंगा, तो आप अब अपना देख लो। सी ने सू कर दिया तो ए लायबल है, जहां तक सू हो रहा है, जहां तक डैमेज देने पड़ रहे हैं ए को। बट अब ये तो एक कंडीशन निकल करके कि आई की बर्फ पड़ गया या अनफोर्सिन कंडीशन निकल करके आ गई, किसी ने देखा नहीं था, 10 तारीख को पहुंच नहीं पाया वो, बिकॉज बहुत गंदी बर्फ पड़ गई, रोड बंद कर दिया, और या कोविड आ गया, कोई कंडीशन निकल करके आ गई जिस वजह से अब नहीं हो पा रहा है। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, धारा 144 लागू हो गई, दंगे हो गए, कुछ भी हो गया, भी नहीं कर पा रहे, उसने मना कर दिया, तो यहाँ एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है, डैमेज होगा, ए डैमेज पे करेगा, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट अब ये मान के चलो कि ए ने बी के साथ वही कॉन्ट्रैक्ट करा है इंडेमनिटी का, और कहा है कि सी के साथ तू कॉन्ट्रैक्ट कर, बी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, पर इसी बीच पर बी को ए से बी और ए की लड़ाई हो जाती है। अब बी बोलता है कि सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसे परफॉर्म नहीं करूंगा, आई नॉट परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। ए कह रहा है परफॉर्म कर, टाइम है, जा, बगल में बी सी का घर है, जाकर खाना क्यों नहीं बना रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बी कह रहा है मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है काम। तो क्या अब ए लायबल होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे, ठीक है? इस कंडीशन को हम थोड़ा और इलेबोरेट कर दें। बी ने सपोज कॉन्ट्रैक्ट है 10 सितंबर का, आज 5 फरवरी है,
10 सितंबर 2024 का कॉन्ट्रैक्ट है कि बी को वहाँ जाकर काम करने, बी मना कर दे, मुझे काम करना ही नहीं है। आपने सब डॉक्यूमेंट साइन कर रखे हैं, इंडेमनिटी साइन हुई है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बीसी के बीच पर, एबी के बीच पर। अब बी बोलता है मैं काम करूंगा ही नहीं। ए से एनिमिटी बी के भाई की है, डी की एनिमिटी ए के साथ हो गई, तो डी की भड़कावे में आकर के बी ने बोला अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करने वाला, मैं ए के साथ सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसे परफॉर्म नहीं करूंगा। सी बी को सू कर रहा है, तो परफॉर्म करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैं इतनी दूर से तेरे पास आया, कॉन्ट्रैक्ट करा, पैसे खर्च करे आकर के, अब तू मना कर रहा है मेरे साथ खाना बनाने के लिए, तू खाना बनाने के लिए आ, मुझे नहीं पता। बी कह रहा है नहीं जी, 10 सितंबर को मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं और कॉन्टैक्ट करूंगा, आपसे बात मेरे नहीं करूंगा। अब ए बेचारा बीच में फंस गया है डी की बात वजह से, क्योंकि डी और ए की लड़ाई हो रही है। तो क्या अब ए विल बी लायबल फॉर दिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? तो इसका आंसर मेरे को आप अब दोगे, ठीक है। तो आप, आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अच्छे से समझ पर आ गया हो, क्योंकि यहाँ इंडेमनिटी खत्म हो जाता है, अब हम जाएंगे गारंटी की तरफ को। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह निकल करके आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है @द_विभोर_तिवारी, TEWARI, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ करके मुझसे आप कनेक्ट होकर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछो, वरना इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। हम चैट बॉक्स पर जा करके इसमें बात करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अब हम बात करेंगे अगली वीडियो पर गारंटी से। अगर आपको कुछ पूछना हो तो देख लेना, वरना हम गारंटी शुरू करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।